अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। उसके अंदर आज हमने उसकी सेकंड टाइप पढ़नी थी, डैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है शॉक की, ठीक है, आफ्टर हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेकंड नंबर पे कॉमन है। ये होता क्यों है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, ठीक है। जब क्या होगा कि जब आपकी वेसल्स डायलेट होंगी, ठीक है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होगी तो क्या होगा कि जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है ना वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। वेसल्स की एक ख़ास रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी तो ब्लड सारा वापस जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है, और इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ठीक रहेगा। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी कम और होगी वैसोडाइलेशन तो ब्लड सारा वेसल्स में पूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और हार्ट की तरफ वापस नहीं जाएगा। जब ब्लड हार्ट की तरफ वापस नहीं जाएगा तो हार्ट आगे पंप किस तरह करेगा, ठीक है, हार्ट आगे पंप नहीं करेगा तो रिजल्टेंटली पेशेंट किस में जाएगा, इस्कीमिया में जाएगा, ठीक है, साथ हाइपोपरफ्यूजन में जाएगा, हाइपोटेंशन में जाएगा और अल्टीमेटली पेशेंट चला जाएगा शॉक के अंदर, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ आपको, ये शॉक होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ये पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की वजह से होता है, ठीक है। जब वेसल्स डायलेट कर जाएंगी तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी कम, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब वेसल्स की एक ख़ास रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो ब्लड को पंप करे हार्ट की तरफ, कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहे। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो गई कम, वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड सारा वेसल्स में पूल करना स्टार्ट होगा, हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, हार्ट की तरफ नहीं जाएगा तो हार्ट आगे पंप कैसे करेगा, हार्ट आगे पंप नहीं करेगा तो क्या होगा कि इस्कीमिया, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोटेंशन और शॉक हो जाएगा। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं सबसे पहले सेप्टिक शॉक, उसके बाद है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि जो हिस्टामीन है ना ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। हिस्टामीन एक ऐसा एजेंट है जो एलर्जीज़ के अंदर रिलीज़ होता है और वैसोडाइलेशन करता है, ठीक है। इसने क्या करना होता है, पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड हिस्टामीन रिलीज़ हो रहा होता है एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर, ठीक है। क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर हिस्टामीन रिलीज़ हो रहा होता है तो पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड शॉक की कंडीशन बन जाती है वैसोडाइलेशन होने की वजह से। उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वैसोडाइलेशन कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, लाइक नाइट्रोप्रोसाइड की ओवरडोज है, ठीक है। अगर हम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग है इसकी ओवरडोज ज़्यादा डोज ले लेंगे तो ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक की, ठीक है। सेप्टिक शॉक क्या होता है कि सिंपल बॉडी में एक जगह पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और वो इन्फेक्शन हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेप्टिसीमिया, सेप्सिस वगैरह, ठीक है। और जो इन्फेक्टिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और वो टॉक्सिन्स मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, वैसोडाइलेशन कर रहे होते हैं। वैसोडाइलेशन करेंगे तो वही सारा प्रोसेस होगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हुआ था, ठीक है, कि क्या होगा कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा और अल्टीमेटली हाइपोपरफ्यूजन और शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा भी था, इसी कोज के अंदर पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कोज के अंदर कि सेप्टिक शॉक इसकी एक कोज है क्योंकि सारा वही फिनोमिनन चल रहा होता है। और सेप्टिक शॉक के अंदर आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो है वैसोडाइलेशन हो रही होती है पेशेंट की बॉडी के अंदर और वो अल्टीमेटली जा रहा होता है शॉक की तरफ। सेप्सिस ऑलवेज लीड टू शॉक। सेप्सिस की वजह से हमेशा शॉक होता है और सेप्सिस का खुद का मतलब कि सेप्सिस का मतलब है कि ऐसा ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में फैल चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेप्टिक शॉक की कोजेज़ की। इसकी कोजेज़ के अंदर आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई, सोडोमोनास वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, क्लैबशियला वगैरह के सारे, प्रोटियस वगैरह के सारे इसके अंदर आ जाते हैं और ये सब जो है ना ये रिलीज़ कर रहे होते हैं एंडोटॉक्सिन्स और वो एंडोटॉक्सिन्स काज कर रहे होते हैं वैसोडाइलेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शॉक की। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक के अंदर
दो इसके अंदर आ रही होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक के अंदर, ठीक है। एक है हीमोडायनेमिक सपोर्ट है और दूसरा है ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीमोडायनेमिक सपोर्ट की। पेशेंट अगर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसका जो वॉल्यूम है उसको रिप्लेस करना है क्रिस्टलॉइड्स के थ्रू, ठीक है। और क्रिस्टलॉइड्स के थ्रू रिप्लेस करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन इसमें दे सकते हैं क्रिस्टलॉइड्स के अंदर, या हम इसके अंदर दे सकते हैं रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। और क्रिस्टलॉइड्स के साथ साथ एल्बुमिन लाजमी देना है, मींस कोलॉइड्स भी देने हैं साथ में। एल्बुमिन कोलॉइड ही होता है। और क्रिस्टलॉइड्स के साथ साथ हमने कोलॉइड्स क्यों देने हैं, वो हमने इसलिए देने हैं ताकि हम जो वॉल्यूम दे रहे हैं वो सेल्स के अंदर ना जाए, वेसल्स के अंदर ही रहे, क्योंकि वेसल्स को प्रोफ्यूज़ करना है ब्लड सप्लाई, ताकि ब्लड सप्लाई मेंटेन हो, ठीक है। इसका गोल क्या है, कुछ चीज़ों को आप मेजर कर रहे होते हो, ठीक है, उन चीज़ों को उठा के नॉर्मलाइज करना होता है। जैसे कि अगर CVP आपने डाला हुआ है सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो वो कितना होना चाहिए, वो 8 to 12 mmHg के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, वो 0.5 ml/kg/hour होना चाहिए, सब आपने मेजर करना है, ठीक है। और जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, वो 65 mmHg होना चाहिए, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग ही आपने क्रिस्टलाइड्स और एल्बुमिन देने हैं, ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को साथ साथ मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाता है वैसोप्रेशन। अगर तो क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स देने के बावजूद भी सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP और मीन आर्टीरियल प्रेशर पेशेंट का फॉल कर रहा है और यूरिनरी आउटपुट नहीं आ रहा, तो वैसोप्रेशन देने की ज़रूरत है उसको, ठीक है। पहले आपने फ्लूइड्स देने की कोशिश करनी है, ठीक है, वेसल्स में। और अगर फ्लूइड से काम नहीं चल रहा तो फिर आप बाहर से कुछ ऐसा दोगे जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। इसलिए फिर आप देते हैं एपिनेफ्रीन, नोरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो एजेंट्स हैं ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, इसलिए आपने ये वैसोप्रेशन देने हैं ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।